जब देश के पहलवानों ने इंसाफ की बात को आधार बनाकर गंगा जी में अपने मेडल को प्रवाहित करने की बात कही तो सबके मन में सवाल यह था, क्या मेडल वाकई में गंगा जी में प्रवाहित कर दिए जाएंगे? क्या मेडल गंगा जी में डाल दिए जाएंगे? काफी देर तक तस्वीरें निकल कर आई, 1 घंटे तक रोती हुई तस्वीरें हमने देखी, जहां पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक रोते हुए नजर आए। लेकिन आखिर में उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया। किसान नेता नरेश टिकैत से बात करके वापस लौट आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कारनामा या ऐसा इंसाफ के लिए काम जो है 27 साल पहले मोहम्मद अली ने किया था, जो बॉक्सर थे। उन्होंने अपने ओलंपिक मेडल को नदी में फेंक दिया था और वो पहली बार एक उदाहरण बनकर आए थे जब ऐसा हुआ था। दरअसल मोहम्मद अली ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि एक रेस्टोरेंट में उन्हें घुसने नहीं दिया गया था और वो रेस्टोरेंट को लेकर नियम था कि वो केवल गोरे लोगों के लिए है। इस नस्लवाद से नाराज वो हुए थे और रोम ओलंपिक से लौटने के बाद जो उनका मेडल था, इस घटना से दुखद होने के बाद ओहियो नदी में उन्होंने फेंक दिया था। 27 साल पुरानी ये घटना जो है, ये आज लोगों को तब याद आएगी जब पहलवान वहां गए थे। हालांकि ओहियो नदी में जो उन्होंने ये मेडल फेंका, इसके बाद 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक होता है तो वहां पर मोहम्मद अली को एक बार फिर से मेडल दे दिया गया था। लेकिन ये पहली घटना थी जब किसी व्यक्ति ने अपने मेडल को किसी नदी में डाल दिया था। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो हमारे देश के पहलवान हैं वो मोहम्मद अली की राह पर जा चुके हैं। हालांकि मोहम्मद अली ने वो मेडल्स एक्चुअली में फेंक दिए थे, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन यहां पर पहलवान जो हैं, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हर की पौड़ी में मेडल डालने की बात कह रहे थे। लेकिन अब उस फैसले को टाल दिया गया है। यहां पर इन्होंने कहा कि हम मेडल फेंकने के लिए हरिद्वार जाएंगे और ये खबर आई, टीवी चैनलों पर लगातार लोग कैमरे की निगाहों में बने हुए थे। वहां पर किसान के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। काफी देर तक तस्वीरें निकल कर आई जहां पर पहलवान रो रहे थे, अपनी तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, तमाम तर्क दिए। लेकिन आखिर में हमने देखा कि नरेश टिकैत ने उनसे उनके मेडल जो है ले लिए और केंद्र सरकार से बात करके 5 दिन के अल्टीमेटम की बात जो है वो कही थी। हालांकि जिस दौरान ये सब कुछ वहां पर हुआ, वहां पर विरोध भी हुआ। जो वहां गंगा समिति है, उसने इन पहलवानों का विरोध किया और कहा कि हर की पौड़ी जो जगह है ये धार्मिक चीजों के लिए है, पूजा पाठ के लिए है, आस्था के लिए है, इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। और उनकी तरफ से कहना था कि हम इसलिए विरोध करने आए हैं गंगा समिति की तरफ से, क्योंकि पहलवान जो हैं वो गंगा जी के घाट पर बैठकर सियासत कर रहे हैं, वो यहाँ से खबर लेना चाहते हैं। हालांकि वहां के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम पहलवानों को नहीं रोकेंगे, वो उनका अपना निजी फैसला है। अगर वो मेडल प्रवाहित करते हैं तो फिर इसमें हमारी कोई भूमिका उनको लेकर नहीं रहने। अब पहलवानों का मेडल और पहलवानों की पोटली जो थी वो नरेश टिकैत ने ले ली है। उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति को जाकर सौंपेंगे। साक्षी मलिक का ये कहना है कि अब हम लोग इंडिया गेट पर जाकर आमरण अनशन करेंगे क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका ये दावा है कि यहाँ पर गंगा जी में प्रवाहित नहीं हुआ, लेकिन हम वहां जाएंगे, हम हासिल करेंगे। अब ये भी सवाल उठा कि आप लोग इन मेडल्स को गंगा जी में क्यों प्रवाहित करने जा रहे थे। तो इसको लेकर उनका तर्क ये था कि हमें अपराधी बना दिया गया। हम चाहते थे कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन हमारी बात को सुनकर ठाके लगाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने सोचा कि अपने मेडल लौटा देते हैं। मेडल लौटाने की बात आई तो प्रधानमंत्री को लौटाने का हमारा मन नहीं माना। राष्ट्रपति से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हमारी बात नहीं हुई। और इसके बाद हमें लगा कि हमारे जीवन की सबसे पवित्र चीज है, अब पवित्र चीज को पवित्र जगहों पर डाला जाता है। तो उन्हें लगा कि सबसे पवित्र देश माँ गंगा है, तो माँ गंगा में हम प्रभावित करने गए थे ताकि हमारा जो मेडल है वो अपवित्र मत हो। और ये सारे तर्क जो हैं ये उन्होंने अपना दिया। साथ ही ये भी कहा कि अपवित्र तंत्र जो है वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि देश की बेटियों के साथ खड़े नहीं खड़े हैं या फिर बृजभूषण के साथ खड़े हैं। उधर बृजभूषण ने भी अयोध्या में संतों का एक समागम बुलाया है, जहां पर पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग को लेकर तमाम साधु संत जो हैं वो बृजभूषण के लिए इकट्ठा होंगे, तो वो भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि इस मेडल वाली बात को लेकर तमाम तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। मसलन सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो कह रहे हैं कि मेडल मत भाई, ये बृजभूषण की कृपा से नहीं मिले थे। ये वही दीपेंद्र हुड्डा हैं जिनको लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने पहलवानों की बैकिंग की है, ऐसा बृजभूषण अखीमा कह रहा है। टिकैत ने भी कहा, राकेश टिकैत जो है वो कह रहे थे कि तिरंगा देश की आन बान शान है, आपने तिरंगे को ओढ़कर इसे जीता था, इसे मत फेंकिए। गीता फोगाट उनकी तरफ से कहा गया, दंगल गर्ल जो है कि बड़े मुश्किल से मेडल मिलते हैं और आंसू आ गए कि ये मेडल बहा दिए जाएंगे। जो सांसद हैं वहां के नायाब सैनिक कुरुक्षेत्र के, उन्होंने कहना था कि ये खिलाड़ियों का अपना निजी मसला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम पहलवानों के साथ हैं। अनिल कुंबले और नीरज चोपड़ा ने ये कहा कि जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ वो देखकर निराशा हुई, नहीं होना चाहिए था, इसका कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिस तरह से पहलवानों के साथ धक्का मुक्की या चीजें हुई। इधर केजरीवाल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी अहंकार में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर अब मामला जो है वो 3 खेमों में बट गया है। एक खेमा है विपक्ष का, जो प्रधानमंत्री पर, सत्ता पक्ष पर हठी होने का आरोप लगा रहा है। दूसरा पक्ष जो है वो हो गया है सत्ता पक्ष के लोगों का, जो पहलवानों को टैग दे रहा है कि अब ये पहलवान नहीं है, अब ये सियासतदान बन गए हैं और ये अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं हर तरीके से, जिसमें अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, गंगा जी में डालना हो, नई संसद का घेराव हो, तमाम चीजों के आरोप जो है इन पहलवानों पर लग रहे हैं।
और तीसरा पक्ष जो है वो मेरे आपके जैसे या नीरज चोपड़ा अनिल कुंबले के जैसा है, जिसे लगता है कि यार दोनों ही मामलों में अगर ये पहलवान पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और अगर ये पॉलिटिक्स नहीं भी कर रहे हैं तो भी जंतर मंतर जो तस्वीरें आई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि ये हमारे देश के पहलवान हैं। एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिस वजह से ऐसी तस्वीरें ना आए जहां पर इनके रोने, चीखने, चिल्लाने और जमीन पर पटके पड़े रहने, ऐसी तस्वीरें जो हैं ये परेशान करती हैं, क्योंकि हमने आपने इनके लिए इनकी जीत पर जश्न मनाया है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी तस्वीरें ना आए और जो भी मामला है वो एक बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए। हालांकि बेहतर तरीका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच हो सकती है, पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर दोनों का अपना अपना तर्क है कि एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, इधर ये जीते हुए पहलवान है और कानून अपना काम करेगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एक अच्छी कमेटी बने जो इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच करे और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। अगर ब्रिजभूषण दोषी है तो उन पर कठोर कार्रवाई हो, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर इस तरफ देश की भावनाओं का माहौल उड़ाने के लिए हो, लेकिन जो हो इस तरह से मत हो, क्योंकि अब ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हो रही हैं। लेकिन पहलवानों का जो ये हरिद्वार जाकर मेडल को पानी में गंगा जी में डालने की बात थी, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? आप इसे इमोशनल बात मानते हैं कि यार दुर्भाग्यपूर्ण है, या इसे आप एक स्ट्रेटजी का हिस्सा मानते हैं कि खबर अच्छी बनती है? क्या सोचते हैं? खैर, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इससे पहले पहलवान जो हैं वो जंतर मंतर पर विरोध करने जा रहे थे। जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस दिन भी काफी हंगामा हुआ था और पहलवान जो है नई संसद भवन जाकर विरोध करना चाह रहे थे। महिला महापंचायत बुलाई गई थी नई संसद के उद्घाटन के दिन। उस दिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी और काफी तस्वीरें निकल कर आई थी जो परेशान करने वाली थी, दुखद तस्वीरें थी। उस दिन भी आरोप लग रहे थे कि पहलवानों ने जानकर ऐसा दिन चुना, और एक बीजेपी की साइड से एक पोस्ट भी वायरल होती है कि जब ट्रंप आए थे तब विपक्ष की तरफ से ये किया गया, जब ये हो रहा तब ये किया गया। कुल मिलाकर वो दिखाने की कोशिश है कि हर इंपॉर्टेंट दिन पर कुछ ऐसी घटना होती है जिससे इंटरनेशनल न्यूज जो बदल जाए। इधर विपक्ष और पहलवान जो है वो ये कहते हैं कि जब आप सुनेंगे नहीं तो बड़े दिन पर ही हम अपनी बात को उठाएंगे ताकि हमारी आवाज जो है वो दूर तक पहुंचे। अब अगर आपने मन बना लिया सुने ही ना, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सुन तो रहे हैं, आप चाहते हैं आपके मन मुताबिक हो। कुल मिलाकर जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जाते थे सवाल भाई आपसे कि ये जो गंगा जी में प्रवाहित करने वाली बात है, ये अच्छी स्ट्रेटजी थी खबर बनाने के लिए, या कहते हैं ना कि टूट गया हम, अब टूटने के बाद कोई तो रास्ता होगा। और जिन्होंने कहा कि पवित्रता से, बड़ी मेहनत से ही कमाए थे तो गंगा जी में डाल दे रहे हैं कि ठीक है यार बस करो अब। मतलब आप क्या सोचते हैं इस पर? आप हमें जरूर बताएगा, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आ गए तो क्या कहना है बोलो। ये वीडियो पटना चिड़ियाघर का है, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना चिड़ियाघर का औचक निरीक्षण किया और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव का जानवर से प्रेम तो जग जाहिर है, वो हमेशा जानवरों के प्रति समर्पित भी रहते हैं। अब गर्मी की मार जिस तरह से पड़ रही है, ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं। बढ़ती गर्मी में पटना जू में रह रहे जानवरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी जा रही है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना जू का औचक दौरा किया, जहां वो पटना जू प्रशासन और जानवरों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अब सबसे ज्यादा सुर्खियां तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर बटोर रही है, जहां वो शेरनी और बाघ से भी मिलते नजर आ रहे हैं और उसे करीब से देख भी रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिहार तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। पटना से इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता सुजित गुप्ता ने। पैसे दो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ बिना वसूली पार नहीं होती है गाड़ी। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखिए, रात के अंधेरे में बिहार पुलिस का कारनामा जो कि कैमरे में हो गया कैद। देखिए, यही है नीतीश कुमार की सुशासन राज में पुलिसिंग, कैसे खुलेआम ट्रक वालों को लूट रही है, वसूली कर रही है। भैया सुशासन राज में लूट मची है, रोक सको तो रोक लो। ये वीडियो आरा से सामने आया है, जहां बालू लदे ट्रकों से पुलिस की डायल 112 गश्ती की टीम के द्वारा अवैध वसूली करने में मशगूल है, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मी सड़क पर वाहन चेकिंग की आड़ में बालू लदे वाहनों से वसूली कर रहा है। रात के अंधेरे में ट्रक वालों से पैसे लूट रहे हैं। पहले थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, फिर हाथ बढ़ा के जो मिला वो ले लेते हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। तो देखा आपने वाहन चेकिंग की आड़ में कैसे खाकी दागदार हो रही है।
सूबे में डायल 112 टीम का गठन पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए किया गया है, लेकिन ये पुलिस वाले अपनी ही मदद में लगे हैं। रात के अंधेरे में वसूली का खेल धड़ल्ले से जारी है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और फजीहत होने पर तब पुलिस हरकत में आई। जानकारी जैसे ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव को लगी तो उनके द्वारा कार्रवाई की गई। दोषी 2 सिपाही और 1 हवलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 12 की जो है व्हीकल है जो इस क्षेत्र की नहीं है लेकिन वहाँ से वसूली कर रहा है, तो जैसे हमें सूचना मिलती है तत्काल सहायक पुलिस अधीक्षक को हम निर्देशित करते हैं और उसके बाद थानाध्यक्ष चांदी वहाँ की टीम तुरंत वहाँ पर छापेमारी करती है। छापेमारी के क्रम में पता चलता है कि सहार क्षेत्र में जो डिप्यूटेड 112 है और उसके जो है एक ड्राइवर जो सैप का जवान था और 2 जो है उसके डीएपी जवान, ये तीनों मिल के वहाँ पे जो है ट्रक वालों से अवैध वसूली कर रहे थे और इनको रंगे हाथ जो है तो पकड़ा गया। भागने की कोशिश भी की लेकिन हम लोग जो टीम थी उन्होंने घेर के अपने जो पुलिस के जवान थे इनको पकड़ा और इनके बाद जो है इनके जो है जो भी विधि संगत कार्रवाई के तहत इनके प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करके इन सबको जो है मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं। उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरेसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को बेटियन पे होला अत्याचार में डलबा है गंगाधार, बोल के जिम्मेदार संगोल सरकार, बोल के जिम्मेदार संगोल सरकार। बेटी बचाओ पढ़ाओ के नारा साहेब बोलिया जिन दोबारा, बेटी बचाओ पढ़ाओ के नारा साहेब बोलिया जिन दोबारा। तो हर बात के ना आधार संगोल सरकार, तो हर बात के ना आधार संगोल सरकार, बोल के जिम्मेदार संगोल सरकार। नैका संसद के दरबार कहिया लगी ये मलिकार, नैका संसद के दरबार कहिया लगी ये मलिकार। कहिया सुना बे साहेब जंतर मंतर वाला गुहार, कहिया सुना बे साहेब जंतर मंतर वाला गुहार। तुहरे राज काज में साहेब जी बढ़ल बा व्याभिचार, तुहरे राज काज में साहेब जी बढ़ल बा व्याभिचार। फोटो खिचौला से मिले फुर्सत तो तनी जानल समाचार, फोटो खिचौला से मिले फुर्सत तो तनी जानल समाचार। लेके घूमे महंगी कार अमर साहेब फैशनदार, लेके घूमे महंगी कार हमर साहेब फैशनदार। हम तो देखनी पहली बार 70 बरिस के रंगदार, हम तो देखनी पहली बार 70 बरिस के रंगदार। 9 साल में नौजवानन के कैला बेरोजगार, 9 साल में नौजवानन के कैला बेरोजगार।
तोहर बहुते बहुते आभार कुर्सी खाली कर चौकी गांव के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा।